Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है द डिबेट ओवर सब्सिडीज। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और ये है इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 4। अगर आपको इस चैप्टर का बाकी वीडियोस देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक होगा। इस चैप्टर के ऊपर जितने भी वीडियो है आप सब वहाँ पे देख पाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। द डिबेट ओवर सब्सिडीज। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। तो जो सब्सिडीज होना चाहिए कि नहीं एग्रीकल्चर में सब्सिडीज होना चाहिए कि नहीं, ये मौजूदा समय का काफी डिबेटेड क्वेश्चन है। इट इज जनरली एग्रीड दैट इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ द न्यू HIV टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर। ये आमतौर पर माना जाता है कि ये जरूरी था सब्सिडीज देना ताकि लोग क्या अडॉप्ट कर ले, न्यू HIV टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले, और खासकर से कौन लोग अडॉप्ट कर ले, जो छोटे किसान है वो लोग। उसके बाद देखते हैं एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स। फार्मर्स का आमतौर पर सोच क्या होता है कि नया टेक्नोलॉजी आया तो वो काफी रिस्की होगा, तो फार्मर्स का नॉर्मली यही थिंकिंग है। तो सब्सिडीज क्या करता है, सब्सिडीज वर देयरफॉर नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, सब्सिडीज इनकरेज करता है फार्मर्स को ताकि वो नया टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर ले। तो ये एक बेनिफिट्स है सब्सिडीज का। फिर आगे देखते हैं, सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जब नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले किसान और काफी ज्यादा उसका यूज होने लगे तो सब्सिडीज को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। फर्दर, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. Subsidies का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो किसको बेनिफिट पहुंचाए, फार्मर्स को। लेकिन जब सरकार सब्सिडीज देती है, मतलब कम दामों में सामान को, फर्टिलाइजर या फिर जो भी इनपुट्स है उसको जब बेचती है, तब उसका फायदा कुछ हद तक फायदा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी उठा लेती है। एंड अमोंग फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर प्रॉस्परस रीजन। और जो फार्मर्स जो सब्सिडी का फायदा उठाते हैं वो वही फार्मर्स होते हैं जो ज्यादा प्रॉस्परस रीजन से बिलोंग करते हैं। Therefore, it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidies. तो इसीलिए लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि सब्सिडीज देने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेनली स्मॉल फार्मर्स, उसको तो सब्सिडीज का फायदा पहुंच नहीं रहा है। सब्सिडीज का मतलब सामान को कम दाम में किसी को प्रोवाइड करना। तो सरकार का मेन टारगेट था स्मॉल फार्मर्स की उनको सब्सिडीज देना है ताकि वो लोग इनपुट्स खरीद पाए, नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए, लेकिन वो लोग उसका फायदा उतना हद तक नहीं उठा पा रहा है। इसका फायदा तो ज्यादातर प्रॉस्परस रीजन के किसान लोग उठा ले रहे हैं या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उठा ले रहे हैं। तो इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप को बेनिफिट नहीं कर रहा है, एंड इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। और ये सरकार का जो कमाई है उस पर काफी बड़ा एक बर्डन है। सी बॉक्स 2.6 इसको थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। On the other hand, some believe that the government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be a risky business. लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सब्सिडीज अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि फार्मिंग क्या है, एक काफी रिस्की बिजनेस है। Most farmers are very poor, ज्यादातर फार्मर्स क्या है, काफी गरीब है, and they will not be able to afford the required inputs without subsidies. और वो लोग इनपुट्स नहीं खरीद पाएंगे अगर उनको सब्सिडी ना दिया जाए तो। Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers. अगर आप सब्सिडी हटा देंगे तो वो रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच का इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ा देगा एंड वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। और हमारा जो उद्देश्य है इक्विटी लाना, वो उद्देश्य नहीं पूरा होगा। These experts argue that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is to abolish subsidies, but to take steps. The correct policy is not to abolish subsidies, but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits. ये एक्सपर्ट जो आर्ग्यू करते हैं कि सब्सिडीज नहीं हटाना चाहिए, उनका ये कहना है कि अगर सब्सिडीज
बड़े फार्मर्स या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सिडीज को ही हटा देंगे। इसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी को सुधारिए ताकि इसका जो फायदा है वो सिर्फ टारगेट ग्रुप ही उठा पाए और बाकी लोग इसका फायदा अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। तो ये था, हम ये इधर देखे दो पैरा में कि सब्सिडीज को हटाना चाहिए कि रखना चाहिए, उसका फायदा उसका नुकसान देखे। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Thus, by late 1960s, Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. 1960s का बाद मतलब अप्रोक्स 1965 के बाद क्या हुआ कि इंडियन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गया और इससे देश क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया। हम लोग को पता है इसी टाइम में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर आगे देखते हैं, दिस इज एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, और ये काफी गर्व करने वाला बात है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पहले तो हम लोग फूड इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, यूएसए से, अब हमें वो नहीं करना पड़ रहा था। ऑन द नेगेटिव साइड लेकिन कुछ बुरा इफेक्ट भी था। क्या था वो, सम 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लगभग 100 में से 65 लोग मतलब 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड थी। इवन एज लेट एज 1990 पीरियड तक मोर देन 65% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। ये काफी ज्यादा अमाउंट है। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट एज a nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably. इकोनॉमिस्ट लोग का ये नॉर्मली धारणा होता है कि जैसे जैसे नेशन डेवलप होता है वैसे वैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो तो कम होता ही है, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे। और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन जो उस पर डिपेंडेंट है, जो उस पर काम करती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो भी कम होना चाहिए वक्त के साथ साथ। In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly. तो 1950 और 1990 के बीच में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो तो डिक्लाइन हुआ, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। लेकिन पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर में वो उतना नहीं कमा। मतलब 67.5% लोग एम्प्लॉयड थे 1950 में और 1990 में भी 64.9% लोग एम्प्लॉयड थे। तो काफी ज्यादा लोग अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तो कम गया लेकिन लोग अभी भी उतना ही डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर में। तो why was such a large proportion of population engaged in agriculture although agricultural output could have grown with much less people working in the sector? तो ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्यों इतने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, बल्कि अगर वहां से एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ लोग अगर हटा भी ले तो पॉपुलेशन प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्यों इतने लोग ज्यादा एम्प्लॉयड थे वहां पर। तो इसका आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। इसका आंसर होता है द आंसर इज दैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट अब्सॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका कारण यही है कि जो बाकी दो सेक्टर है मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो लोग पॉपुलेशन को उतना अच्छे से खींच नहीं पाए अपनी तरफ। तो मैनी इकोनॉमिस्ट कॉल दिस एन इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ आवर पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग 1950 टू 1990। और काफी सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको एक मेजर ड्रॉबैक बताते हैं, फेलियर बताते हैं हमारे पॉलिसीज का जो 1950 और 1990 के बीच अप्लाई किया गया था। तो यही है। अब ऊपर देखते हैं बॉक्स नंबर 2.6 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये टॉपिक का हेडिंग है प्राइसेस एज सिग्नल्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू वुड हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। आप पहले क्लास में पढ़े होंगे कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है। मतलब प्राइस डिटरमाइन तो हम लोग को पता है कैसे होता है कि जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए वही होता है मार्केट प्राइस। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्राइसेस आर सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो ये यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि प्राइसेस कैसे काम करती है। सिग्नल, प्राइसेस सिग्नल देती है कि गुड्स कितना अवेलेबल है। अगर गुड्स ज्यादा अवेलेबल है तो प्राइस ऑटोमेटिक कम होगा, और प्राइस ज्यादा है इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि गुड्स का थोड़ा कमी आ गया है। तो इफ अ गुड बिकम्स स्केर्स, अगर किसी सामान का दाम सामान का क्वांटिटी कम जाता है, इट्स प्राइस विल राइज, तो उसका दाम बढ़ जाएगा। एंड दोज हु यूज दिस गुड्स विल हैव द इंसेंटिव टू मेक मोर इफिशिएंट डिसीजन अबाउट इट्स यूज बेस्ड ऑन द प्राइस। और जो लोग वो सामान को यूज कर रहे हैं, अगर उसका दाम बढ़ जाए तो जो लोग उस सामान को यूज कर रहे हैं वो लोग और अच्छे तरीके से थोड़ा इसको यूज करना चाहेंगे, इफिशिएंट तरीके से उसको यूज करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे।
If the price of water goes up because of lower supply, people will have the incentive to use it with greater care. अगर पानी का मान लीजिए दाम बढ़ जाता है तो, और दाम क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका सप्लाई कम हो गया, तो पानी का अगर दाम बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे मे स्टॉप वाटरिंग द गार्डन टू कंजर्व वाटर. वो लोग, हो सकता है कि वो लोग क्या कर दे कि गार्डन में पानी देना बंद कर दे ताकि पानी बचे, पानी ज्यादा पीने के लिए यूज किया जाए, जो जरूरी काम है उसके लिए यूज किया जाए पानी. We complain whenever the price of petrol increases and blame it on the government. आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. But the increase in petrol price reflects greater scarcity and the price rise is a signal that less petrol is available. लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि पेट्रोल का क्वांटिटी दिन पर दिन कमते जा रहा है, उसका स्कैरसिटी हो रहा है, और प्राइस सिग्नल दे रहा है कि लेस पेट्रोल इज अवेलेबल. दिस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू यूज लेस पेट्रोल और लुक फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स. तो ये हमें या तो कम पेट्रोल यूज करने का इंसेंटिव देगा या फिर हम लोग कुछ विकल्प ढूंढेंगे कि पेट्रोल छोड़ के और क्या यूज कर सकते हैं. फिर आगे का टॉपिक देखते हैं. Some economists point out that subsidies do not allow prices to indicate the supply of a good. तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि सब्सिडीज, प्राइस का काम क्या है, सिग्नल की तरह काम करना, लेकिन सब्सिडीज देने से प्राइस का जो ये रोल है कि सिग्नल देना, ये प्राइस का रोल खत्म हो जाता है. जैसे कि when electricity and water are provided at a subsidized rate, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर पानी है, उसको आप कम दाम में प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को भी, तो दे विल बी यूज्ड वेस्टफुली विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर स्कैरसिटी. तो लोग सोचेंगे कि दाम तो कम है तो उसको वेस्टफुली यूज करना शुरू कर देंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि ये चीज स्कैर्स है. फार्मर्स विल कल्टीवेट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इफ वाटर इज सप्लाइड फ्री. फार्मर्स क्या कर देंगे, वैसे क्रॉप्स उगाएंगे जिसमें पानी का काफी ज्यादा जरूरत हो, अगर पानी फ्रीली अवेलेबल हो तो. Although the water resources in that region may be scarce and such crops will further deplete the already scarce resources. तो हो सकता है कि उस रीजन में पहले से ही वाटर स्केर्स हो, पानी की कमी पहले से ही हो, लेकिन सरकार अगर फ्री में सब्सिडी देके पानी अगर अवेलेबल करना शुरू कर दे तो किसान क्या करेंगी, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाएंगी. तो यहाँ पर प्राइस का जो रोल है सिग्नल देना, वो यहाँ पे वो रोल ठीक से निभा नहीं पाएगा प्राइस, अगर आप सब्सिडी देंगे तो इफ वाटर इज प्राइस्ड टू रिफ्लेक्ट स्कैरसिटी, फार्मर्स विल कल्टीवेट क्रॉप्स सुटेबल टू द रीजन. तो अगर आप प्राइस पानी पे अगर सब्सिडी ना दे और उसको सही तरीके से उसका दाम लेके अगर फार्मर को प्रोवाइड करे, तो वो दिखाएगा कि दाम ज्यादा बढ़ जाएगा पानी का, तो फार्मर सोचेंगे कि चलिए जो इस रीजन में कम पानी में उगेगा वही क्रॉप्स को उगाएंगे. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड सब्सिडीज रिजल्ट इन ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. और उसी तरीके से अगर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे अगर आप सब्सिडी देंगे तो फार्मर्स क्या कर लेते हैं, उसका ओवर यूज कर लेते हैं, और जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो सब्सिडी का एक डिसएडवांटेज क्या है, ये इंसेंटिव देता है कि आप उसको वेस्टफुली यूज कीजिए. Think about subsidies in terms of incentives and ask yourself whether it is wise from the economic point of view to provide free electricity to farmers. तो आप ये हमसे बोला जा रहा है कि सोचने के लिए कि आप सोचिए कि क्या फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ठीक है कि नहीं ठीक है, वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यही है फिर इस टॉपिक का. अगला जो टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसको हम लोग पार्ट 5 में करेंगे. Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.